सो हेलो फ्रेंड्स, ये हम क्लास किस लिए करने वाले हैं। हम ये क्लास दिल्ली पुलिस और एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, हम पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक जीके पढ़ने वाले हैं, एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। सो इसका कोई अंत नहीं होगा, ठीक है। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कालबेलिया डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है, मतलब किसी स्टेट में किया जाता है ये डांस। सो ये डांस राजस्थान में किया जाता है, राजस्थान का है कालबेलिया डांस। सो कालबेलिया डांस राजस्थान का है, तो ये क्या है, UNESCO, यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ है, 2010 में शामिल हुआ है। और इसके साथ एक छऊ नृत्य भी शामिल हुआ था 2010 में। और ये कब इसकी स्थापना होती है यूनेस्को की, हमें पता होना चाहिए वैसे ही। तो जो भी मैं लिखवाऊँगा उसको आप लिख लेना। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है ना, ठीक है। तो यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट्स में इंटेंजिबल साइट्स में शामिल है, यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट्स में शामिल है, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश के डांस देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से डांस हैं, जैसे डांगी हो गया, नाटी हो गया, डांगी नाटी। और तमिलनाडु के कौन से डांस हैं, तो तमिलनाडु के जैसे कुम्मी हो गया, कवाड़ी हो गया, ये सारे क्या हैं, ये तमिलनाडु के डांस हो गया। असम के हो गया है, जैसे असम के हो गया कली गोपाल हो गया, खेल गोपाल हो गया, खेल गोपाल। ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक्स्ट्रा साइड्स नहीं है ना, तो मुझे ऐड करनी थी, मैंने ऐड नहीं की। तो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स में कितनी है, अभी क्या हो गई है, 16 हो गई है इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स में। टोटल अभी डेटा आया है जो कि क्या हो गई, 16 हो गई है इंटेंजिबल जो साइट्स हैं वो कितनी हो गई हैं, 16 हो गई हैं। अभी 16वीं ही कौन सी बनी है, दीपावली बनी है, जो कि दीपावली को ऐड किया गया है, और ये 16वीं है, ठीक है। 2025 में इसको ऐड किया गया रिसेंटली। 15वीं कौन सी थी, गरबा जिसको 2023 में जोड़ा गया था। और 2021 में थी 14वीं, 2021 में 14वीं थी, तो उसमें कौन सा था, दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा को ऐड किया था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्लासिकल डांस। तो यहाँ पे क्या है, क्लासिकल डांस है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है, भरतनाट्यम। एक तो भरतनाट्यम हो जाता है, जिसे सादे नृत्य भी कहते हैं, अग्नि नृत्य भी कहते हैं। और ये कहाँ पे किया जाता है ये भी पता होना चाहिए। भरतनाट्यम हो गया है, मोहिनीअट्टम हो गया है, और कथकली हो गया है। मोहिनीअट्टम और कथकली एक ही जगह किया जाता है, आप सोचो जितने। और कौन से नृत्य हो गया, जैसे कथकली हो गया है, उड़ीसा हो गया है, उड़ीसी सेम ही है। मणिपुरी नृत्य हो गया है, सत्रिया हो गया है, कुचिपुड़ी हो गया है, और कथक हो गया। तो कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। सत्रिया कहाँ का है, असम का है, असम का है। मणिपुर कहाँ का है, मणिपुरी का है। उड़ीसा कहाँ का है, उड़ीसा का ही है। और कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं, केरल के हैं। और भरतनाट्यम क्या है, भरतनाडु
भरतनाडु से याद रख सकते हो, भरतनाडु। तो यहाँ पर क्या है, 8 क्लासिकल डांस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 क्लासिकल डांस है। और भारत, ये क्वेश्चन नहीं पूछता कभी भी, ये पूछता है कि ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है दो एक राज्य में 2 नृत्य किए जाते हैं। तो ऐसे एक ही है जिसमें क्या होता है, एक राज्य में 2 नृत्य किए जाते हैं, जो ये ही वाला है। एक राज्य में, ये कौन सा है, केरल है। केरल में क्या होता है, एक ही राज्य के अंदर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, 2 क्लासिकल डांस है, ठीक है। दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का क्लासिकल डांस कौन सा है? दक्षिण भारत के ये वैसे सारे, और उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का कौन सा है? नॉर्थ इंडिया का है हमारे पास कौन सा, कथक, जो कि कहाँ पे किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। असम, ठीक है, असम में किया जाता है, सत्रिया डांस हो गया, ठीक है। हम चलते हैं वहाँ पे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। कल से स्लाइड जोड़ूंगा इसी में, ठीक है। ठीक है। सो हु अमंग द फॉलोइंग वॉज या वर द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न, इंडियाज़ द हाईएस्ट सिविलियन हॉनर अवार्ड। तो भारत रत्न सबसे पहला जिसको दिया गया था वो कौन था, फर्स्ट म्यूजिशियन कौन था? सो फर्स्ट म्यूजिशियन भारत रत्न क्या लता मंगेशकर थी या फिर एम एस सुब्बुलक्ष्मी थी? तो यहाँ पे क्या है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी थी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला है भारत रत्न? 1998 में मिला है। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी को क्या है, भारत की पहली महिला है जो फर्स्ट म्यूजिशियन है जिनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। और ये किससे संबंधित है, ये कर्नाटका म्यूज़िक से संबंधित रखती हैं। कौन? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जो कि क्या है, कर्नाटका म्यूज़िक से संबंध रखती हैं। और इनके बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, 1974 में क्या मिला इनको, रमन मैगसेसे अवार्ड मिला। रमन मैगसेसे अवार्ड मिला इनको, रमन मैगसेसे अवार्ड मिला। और यूएन में प्रदर्शन करने वाली, 1997 में यूएन में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला बन गई। 1999 में प्रदर्शन किया इन्होंने, है ना, ठीक है। और फिर लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर को कब मिला है, 2001 में मिला है भारत रत्न। तो अगर मैं बात करूँ, ये क्या लता मंगेशकर क्या है, भिंडी बाजार घराने से संबंध रखती हैं। इनको कब मिला है, देखो इनको मिला है, देखो एक तो 99 में मिला है, फिर इसके 10 साल कम कर दो, 10 साल कम किए 89, फिर इससे 10 साल कम किए, फिर इससे 20 साल कम किए 69। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, ये क्या हो गया है, यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, यहाँ से दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। यहाँ पर क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला। यहाँ पर क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। सो अब क्या है, पंडित, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं बताने का अब। तो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, उसका एंड तक पढ़ेंगे, ठीक है। सो हु वाज द फॉलोइंग द फर्स्ट फेमस सितार प्लेयर, सितार बजाते हैं तो सितार कौन है, फेमस सितार प्लेयर कौन है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन है, क्योंकि जाकिर हुसैन को क्या मिला है, जाकिर हुसैन है जो पहले वादक जिनको पद्म श्री पाने वाले पहले म्यूजिशियन कौन है, ये हैं जाकिर हुसैन। कब मिला है, 1988 में मिला इनको पद्म श्री। पद्म भूषण कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, और इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुके हैं। ग्रैमी अवार्ड कब मिला है, ग्रैमी अवार्ड हो गया है 2 बारी ग्रैमी अवार्ड मिला, पहली बारी ग्रैमी अवार्ड, दूसरी बारी ग्रैमी अवार्ड कब मिला, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया, देखो ये क्या है, 88 में मिला, फिर इसके बाद 2002 में मिला है, फिर इसको क्या मिला है, 2023 में मिला है पद्म विभूषण, ठीक है। और इसको ग्रैमी अवार्ड कब मिला है, 1992 में मिला, और अभी 2024 में भी मिला है इसको ग्रैमी अवार्ड। तो जाकिर हुसैन है जो कि किससे संबंधित है, सितारा वादक हैं, सितारा से संबंध रखते हैं जाकिर हुसैन। तो अब देखते हैं फिर हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया पहली बात किससे संबंधित है, इसका पता होना चाहिए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ कि थोड़ा मैं ज़्यादा लिख पाऊँगा,
ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया, पहली बात तो ये घराना कौन सा है इनका, घराना कौन सा है, सैन्य घराने से संबंध रखते हैं, सैन्य घराने से ये संबंध रखते हैं, सैन्य घराने से संबंध रखते हैं। अब इनको पद्म विभूषण कब मिला है, पद्म भूषण कब मिला है ना। सो पद्म विभूषण मिला है इनको 2000 में, और पद्म भूषण मिला है 1992 में। अभी देखो आपको याद कराता हूँ, 1992 में किसको मिला था, ग्रैमी अवार्ड मिला था जाकिर हुसैन को, अभी बताया, ठीक है। अब इनकी एक जीवनी भी है, इनकी जीवनी है, उस जीवनी का भी नाम पूछा गया है एसएससी में, क्या है, ब्रीथ ऑफ द गोल्ड, ब्रीथ ऑफ गोल्ड, ब्रीथ ऑफ गोल्ड, ठीक है। ब्रीथ ऑफ द गोल्ड हो गया है। एल्बम इनकी कौन सी है, एल्बम कौन सी है, तो एल्बम है इसकी कॉल ऑफ द वैली, कॉल ऑफ द वैली, जो कि 1967 में बनाई गई, ठीक है। सबसे मेन बात ये तो बताया नहीं कि ये किससे संबंध रखते हैं, ये बांसुरी वादक हैं, बांसुरी वादक हैं। तो बांसुरी के 2-4 वादक और बता दूं, जैसे पन्नालाल घोष हो गया, वी कुंजमणि हो गया, एन नीला हो गया, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, तो ये सारे क्या हैं, बांसुरी वादक है। मैं यहाँ लिख देता पर लेकिन अभी जगह ही नहीं बची, चलो ऊपर लिख देता हूँ, बांसुरी वादक, बांसुरी वादक। सो बांसुरी वादक कौन है, ठीक है। एक तो हो जाता है पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष हो गया है, पन्नालाल घोष हो गया है, अमल ज्योति घोष हो गया है, अमल ज्योति घोष, पन्नालाल घोष, अमल ज्योति घोष याद रख सकते हो। एक तो वी कुंजमणि याद रख सकते हो, आज 4 ही नाम बताता हूँ इसके, वी कुंजमणि, एन नीला से याद रखना, ये 4 नाम याद रखने हैं बस बांसुरी वादक के, पन्नालाल घोष, अमल ज्योति घोष, वी कुंजमणि, एन नीला, और ये सब बांसुरी वादक हैं। और ये क्या है, सैन्य घराने से संबंध रखते हैं। पद्म भूषण मिला है इनको 92 में मिला है, और पद्म विभूषण मिला है 2000 में मिला है। जीवन क्या है, ब्रीथ ऑफ द गोल्ड हो गया है, और इनके एल्बम कौन सी है, कॉल ऑफ द वैली, जो कि 1967 में मिली है, ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, निखिल बनर्जी, तो निखिल बनर्जी से क्या याद आता है, निखिल बनर्जी क्या है, सितारा वादक है, तो यहीं पे लिख देते हैं। निखिल बनर्जी क्या है, सितार वादक हैं, तो निखिल बनर्जी, तो निखिल बनर्जी सितार वादक हैं। तो सितार वादक के सबसे बड़े वादक किससे बना जाता है, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, ठीक है। इनके बारे में पता है, जैसे पंडित रविशंकर के बारे में बताएं तो इनको भारत रत्न कब मिला है, इनकी आत्मकथा कौन सी है, देखो इनकी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा कौन सी है, माई म्यूज़िक माई लाइफ, माई म्यूज़िक माई लाइफ। और इनको पद्म भूषण कब मिला है, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये आपको ट्रिक से याद करा दूँगा, कभी भूलोगे नहीं। तो देखो पहले 1999 में मिला इनको, क्या मिला है, भारत रत्न मिला है इसको, 1999 में तो भारत रत्न मिला है। 81 में क्या मिला, पद्म विभूषण मिला। फिर इससे बात करें तो 14 साल पहले, इससे 14 साल पहले क्या मिला, मतलब कि अगर माइनस करोगे 77 में से 10 गए 67, तो यहाँ पे क्या बचा, 1967 में क्या मिला, पद्म भूषण मिला है, ठीक है। और अगर भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न कब मिला है, 1999 में मिला है, ठीक है। और रमन मैगसेसे अवार्ड भी इनको मिला है, रमन मैगसेसे अवार्ड कब मिला है, 1992 में मिला है। अब इनके बारे में लिख नहीं रहा, मैं बता देता हूँ। इनकी बेटी है अनुष्का शंकर, और इनकी पत्नी कौन है, अन्नपूर्णा देवी हैं,
जो कि अनुष्का शंकर क्या है, सूरबार वाद्य यंत्र बजाती हैं, और अन्नपूर्णा देवी भी सूरबार वाद्य यंत्र बजाती है, ये इससे संबंधित है। ठीक है, चलते हैं। बाकी राजन खान तो पता नहीं कौन ही है, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ अ मेन फेस्टिवल ऑफ द मिजोरम स्टेट। मिजोरम स्टेट का मेन फेस्टिवल कौन सा है? तो सागा दावा। सागा दावा कहाँ मनाया जाता है? ये तो सिंपल, ये सा से सागा, सा से सिक्किम। तो सिक्किम से याद रख सकते हैं कि सागा दावा कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, सबको पता है। कब मनाया जाता है? ये 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, क्योंकि नागालैंड की ही स्थापना हुई थी 1 दिसंबर को, तो यहाँ पे जब मनाया जाता है हॉर्नबिल। ठीक है, ओणम हो गया। ओणम, ओणम क्या होता है? ओणम मनाया जाता है, देखो ओणम, ओणम होता है, ये 10 माह तक चलता है। ओणम क्या है, 10 महीने तक चलता है, और ये इसका पहला महीने को क्या कहते हैं? आथम। तो इसके पहले महीने को क्या कहते हैं? आथम कहते हैं। आथम से स्टार्ट होता है और एंड किस पे होता है? थिरुओणम से। थिरुओणम से, ठीक है, थिरुओणम पे ख़त्म होता है। जैसे इसका क्या है, केरला का है, ये क्या है, केरला का है, केरला में मनाया जाता है ओणम त्यौहार। ठीक है, ओणम, ठीक है। केरला में और भी त्यौहार है, जैसे त्रिशूरपुरम हो गया है, वल्लभकाली बोट रेस हो गया है, और थीयम हो गया जो कि देवताओं को समर्पित नृत्य हैं। चाप चार कूट कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। तो इसके और भी नृत्य आ जाते हैं हमारे सामने। तो चाप चार कूट के हिसाब से क्या है, मिजोरम में मनाया जाता है। जैसे मीम कूट हो गया है, मीम कूट हो गया है। थाल फवांग कूट हो गया है, थाल फवांग कूट हो गया है। पाल कूट हो गया है, और कौन सा? एंथोरियम फेस्टिवल भी मनाया जाता है, एंथोरियम फेस्टिवल। थाल फवांग कूट हो गया है, पाल कूट हो गया है, मीम कूट हो गया है। देखो जिसमें भी कूट आ रहा है वो मिजोरम में आता है। ठीक है, मज़े से कूट दिया उसको, याद रखो, मज़े से कूट दिया है उसको ये। बाकी देखो, अगर सिक्किम की बात करें, और अगर सिक्किम की नृत्यों की बात कर लेते हैं, तो जैसे लोसुंग हो गया है, और सोनम लोचर हो गया, लोसर हो गया, सागा दावा हो गया है, कांगेल हो गया है, मांगा संगीत समारोह हो गया है, हब्बा हुचैन महोत्सव हो गया है। ये सारे क्या हैं, सिक्किम में मनाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सो हु इज़ द ऑथर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? कौन है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बहुत बार पूछी गई है पुस्तक, और इसको क्या मिला है, 2006 में क्या मिला? बुकर प्राइज़ मिला, बुकर पुरस्कार मिला इसको। अब आप पूछोगे बुकर प्राइज़ क्या? तो देखो, बुकर प्राइज़ क्या होता है? बुकर प्राइज़ तो कब स्टार्ट हुआ? पहली बात तो ये 1969 से स्टार्ट होता है। क्या है ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल प्राइज़ के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और इसमें पहले व्यक्ति कौन थे जिसको ये पुरस्कार दिया गया था? PH नुबे को दिया गया था, PH नुबे को दिया गया था। और पहले भारतीय कौन थे जिसको ये पुरस्कार दिया गया था? VS नायपाल थे, VS नायपाल, जो कि इनकी बुक थी इन द फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट। ठीक है, ठीक है। तो ये पुस्तक है किसकी? पहली बात तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है? हाँ, किरण देसाई की पुस्तक है, किरण देसाई की पुस्तक है ये, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और इनकी एक और पुस्तक है, कौन सी है? इंडिया पैक 2003, एक ये पुस्तक है इनकी। ठीक है, और पहली महिला जो बुकर प्राइज़ पाने वाली पहली महिला अरुंधति रॉय ने पाया था। इनकी पुस्तक थी जो कि जिसको बुकर प्राइज़ मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ
स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था चेतन भगत को। चेतन भगत की कौन सी पुस्तक है? 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये भी पुस्तक है इनकी। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ हो गया है द, और 100 डेज हो गया है। ठीक है, अगर झुम्पा लहरी की बात करते हैं, झुम्पा लहरी, झुम्पा लहरी, झुम्पा लहरी की क्या हो जाती है? द नेम शेक, द नेम शेक, द नेम शेक इनकी पुस्तक है। ठीक है, हु इज़ द, तो वेयर इज़ द बांदीपुर टाइगर रिजर्व। सो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो अब याद कराता हूँ आपको सारे टाइगर रिजर्व। अधिकतर टाइगर रिजर्व बता दूँगा, देखते जाओ। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर हो गया, एक तो ये हो गया बांदीपुर हो गया, बांदीपुर हो गया। दूसरा नागर हुल्ला हो गया, नागर हुल्ला हो गया, बांदीपुर हो गया, नागर हुल्ला हो गया, बन्नेर घट्टा हो गया, बांदीपुर हो गया, नागर हुल्ला हो गया, बन्नेर घट्टा हो गया, कुदेरमुख हो गया, बांदीपुर हो गया, नागर हुल्ला हो गया, बन्नेर घट्टा हो गया है, अंसी हो गया, भद्र हो गया। ये क्या है? सारे नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और पहली बात, ये सारे कहाँ पर है? कर्नाटका में हैं ये सारे। ठीक है, कर्नाटका इसका आंसर हो गया। फिर अगर जब वैसे जैसे बात करें तो केरला के कौन कौन से हैं? केरला के हमें पता होना चाहिए। जैसे केरला में पहला याद आता है पेरियार आ जाता है, पेरियार हो गया, केरला में पेरियार हो गया, साइलेंट वैली हो गया, पेरियार हो गया, साइलेंट वैली हो गया, और कौन सा है? एराविकुलम हो गया, एराविकुलम, एराविकुलम हो गया है, माथीकेटन हो गया है, माथीकेटन हो गया है। और कौन से हैं? चलो 4 ही बहुत हैं इसके। कर्नाटका के बता दिए मैंने, क्या? बांदीपुर, नागरहोला, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर हो गया, नागरहोला हो गया, बन्नेरघट्टा को कुदेरमुख, कंसी, भद्र। ठीक है, मध्य प्रदेश का कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, सारे क्या हैं? बता दिया आपको। कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ सारे क्या हैं? मध्य प्रदेश में है। अब इसका क्या हो जाता है? सरिस्का हो जाता है, घना हो जाता है, केवला हो जाता है। ये सारे क्या है? राजस्थान में है। जैसे केवला देव हो गया, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, घना हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, सारे राजस्थान में पड़ते हैं। धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएंगे। इन विच द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस वाज द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड। सो कौन सी सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है? सो ग्रेट बाथ डिस्कवर प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। पहली बात, ग्रेट बाथ डिस्कवर किससे हुआ? मोहनजोदाड़ो से। सो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज किसने की थी? पहले तो R.D. बैनर्जी ने, R.D. बैनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, 1922 में गिरी थी। अगर बात करें इसका बाथ, मतलब कि ये क्या है? एक सिविलाइजेशन है जिसमें ग्रेट बाथ मिला है। अगर ग्रेट बाथ है तो इसकी हमें ऊंचाई, लंबाई सब पता होनी चाहिए। अगर पूछा गया क्वेश्चन है ये क्या है? देखो 11.88 मीटर इंटू में इसकी लेंथ हो गई ब्रेथ क्या थी इसमें? 7.01 मीटर थी, और 2.43 मीटर थी इसकी हाइट। तो ये याद रखना है, जिसमें से इसकी हाइट पूछी गई थी 2.43 मीटर थी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। सो मोहनजोदाड़ो में और क्या हो सकता है? लोथल कहाँ पे पड़ता है? ये सारे कहाँ पर है? देखो हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में।
मोहनजोदाड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। चनहुदड़ो कहाँ पड़ता है? मनके बनाने का कारखाना, पाकिस्तान में। लोथल पहला डॉकयार्ड, मतलब डॉकयार्ड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, बंदरगाह भी कहते हैं, डॉकयार्ड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। बस चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। सो मौर्यन एम्पायर के करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन दिखाता है? सो मौर्यन एम्पायर के बारे में बताते हैं। देखो, सो मौर्यन एम्पायर, पहली बात तो मौर्यन एम्पायर का हमें कार्यकाल पता होना चाहिए। मौर्यन एम्पायर ये कब से लेकर कब तक रहा था? तो ये 322 BC से लेकर के 185 BC तक रहा, ठीक है। और ये कब आया शासन पे? इसका साथी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक कौन थे? पहली बात तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये हमें पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। हम एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बेसिक से बिल्कुल एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे जैसे मैं डेटा बताता जा रहा हूँ, मैं एक बार लिखूँगा डेटा और फिर मैं आपको वो बार बार रिवाइज करवाता चला जाऊँगा, ठीक है। सिर्फ अभी हम चंद्रगुप्त के बारे में जान रहे हैं, फिर इसकी नीतियों के बारे में जानेंगे, क्या क्या करते थे, कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है, कौन सा शिलालेख कहाँ मिलता है, ये सब हम बताए जाएंगे, ठीक है। पर लेकिन धीरे धीरे, एकदम से सब कुछ नहीं बताया जाए तो और याद भी नहीं होगा आपको। तो ये एक तरीका है जिससे याद किया जा सकता है, जीके को कट टू कट याद रखो, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का एक इसका साथी था, कौन था? जिसे कैटुल्य या फिर चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, विष्णुगुप्त था, ठीक है। कौटिल्य या फिर चाणक्य भी कहते हैं इसको, चाणक्य कहते हैं या फिर विष्णुगुप्त भी कहते हैं, विष्णुगुप्त, ठीक है। इसकी मदद से क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम राजा नंद वंश के शासक का शासन चल रहा था और इसके अंतिम राजा कौन थे? धनानंद थे। इसके अंतिम राजा कौन थे? धनानंद थे। इसके अंतिम शासक कौन थे? धनानंद थे। धनानंद को पराजित करके क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य स्थापना हुई। और आपको ये भी पता होगा कि धनानंद के समय क्या हुआ था? सिकंदर भारत आया था और इसने क्या 325 में आया था और 326 में आ गया था या 325 में इसने हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा। वहाँ पर कौन था? और वहाँ पे आम भी मिला, फिर उससे युद्ध लड़ा, ये सब भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके क्रमबद्ध तरीके से बताया जाएगा तो ABC से याद रख सकते हो आप, ABC, ठीक है। तो ABC से क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। B से कौन आ गया है? बिंदुसर आ गया। फिर क्या है? अशोक आ गया। इनका कार्यकाल भी हमें पता होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो 322 से लेकर के 298 BC, फिर 298 से लेकर के 269 BC, और फिर इसने मतलब युद्ध लड़ता रहा 269 से लेकर के 261 तक युद्ध लड़ता रहा। और कब जाके इसको सफलता मिली? 261 में जाके सफलता मिली अशोक को। और ये क्या है? कलिंग का युद्ध कहा जाता है, जिसका उल्लेख क्या है? हमें इसके 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग के युद्ध के बारे में हमें क्या है? 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, और इसका अंतिम शासक कौन था? भद्रथ था। तो इसका अंतिम शासक भद्रथ था। जल्दी करना होगा हमें। Who among the following द कोट ऑफ द पोएट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी एंड द रोड द फेमस हस्तबिस्ट पुस्तक लिखी है? तो देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था कौन? अमीर खुसरो। तो इसी की पुस्तक है हस्तबिस्ट। क्या है? अमीर खुसरो।
तो अमीर खुसरो इसका आंसर है। ठीक है, आंसर लगाना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। ठीक है, हस्तबिस्त पुस्तक किसकी है? अमीर खुसरो की है। तो अमीर खुसरो की क्या कहा जाता है? इसका अलग नाम से क्या है? तोता हिंद भी कहा जाता है इसको, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। खड़ी बोली के जनक भी कहा जाता है इनको, खड़ी बोली का आविष्कार किया इन्होंने, खड़ी बोली का आविष्कार किया। और तबले का भी इन्होंने आविष्कार किया है, तबले का आविष्कार है। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा है, 8 सुल्तानों का शासन देखा है इन्होंने। ठीक है, और इनकी और पुस्तकें हैं, जैसे तुगलक का नामा हो गया, नूर सिपेर हो गया, आसिका हो गया है, ये सारी भी उनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द बैटल ऑफ द बक्सर, पहली बात बैटल ऑफ द बक्सर कब हुआ ये भी हमें पता हो, 22 अक्टूबर 1964। So battle of the battle of the Buxar was fought between the forces under the command of the East Indian Company led by the Hector Munro के द्वारा किया जा रहा था। and the combined forces, मतलब 3 जनों के द्वारा युद्ध लड़ा गया। एक तो मीर कासिम हो गया है, मुग़ल बादशाह शाह आलम दूती हो गया है, और अवध के सिराजुद्दौला हो गया है। मीर कासिम हो गया है, मीर कासिम, शाह आलम दूती और अवध के सिराजुद्दौला हो गया है, मीर कासिम हो गया है, और मुग़ल एम्पायर के शाह आलम दूती और अवध के सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध लड़ा गया। तो इस युद्ध में कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो शासन स्थापित हुआ वो इसी के समय स्थापित हुआ। और ब्रिटिश साम्राज्य का जो क्या हुआ है, शासन शुरू किस युद्ध से होता है? जो प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1957, प्लासी का युद्ध होता है। तो 23 जून से क्या हुआ है? 23 जून 1957 से क्या हुआ? अरे नहीं यार, फिर 1957 नहीं, 1957 नहीं है, 1757 है। इसमें भी 19 से लिख दिया, 1764 है। तो 23 जून से लेकर के 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और यहाँ पे कौन कौन थे? एक साइड तो क्लाइव थे, ब्रिटिश की तरफ से कौन थे? क्लाइव थे, और दूसरी तरफ थे बंगाल के शासक सिराज को पराजित कर दिया गया, सिराज को पराजित कर दिया जाता है। और भारत में अंग्रेजी शासनों की शुरुआत इसी युद्ध से होती है। ठीक है, और एक युद्ध हमें ये भी जान लेना चाहिए जो कि 1760 में हुआ था, वांडी वाशी का युद्ध हुआ था, वांडी वाशी का युद्ध, जो किसके बीच हुआ? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया हेल्ड कब हुए? जुलाई 1946 में हुए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन कब हेल्ड हुए? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द हेल्ड कब हुई? 1946 में हुई। और इसकी संविधान सभा का जो गठन हुआ है कब हुआ है? संविधान सभा का जो गठन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो गठन हुआ, गठन कब होता है? गठन होता है इसका 6 दिसंबर 1946 को होता है, 6 दिसंबर 1946 को होता है। फिर क्या होता है? 9 दिसंबर 1946 में क्या होती है? पहली बैठक होती है, जिसमें क्या है? टेम्परेरी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। टेम्परेरी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और फिर जब क्या हुआ, फिर इसकी दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर को होती है, 11 दिसंबर 1946 में होती है। 11 दिसंबर 1946 को क्या हो जाता है? परमानेंट मेंबर किसे बना दिया जाता है? ये राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। और इसी अध्यक्षता में क्या हुआ था कि हमारे उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? उपाध्यक्ष जो कि इलेक्टेड थे, इलेक्टेड होके आए थे। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी।
एच सी मुखर्जी थे, लेकिन जब मैं बोलूँ कि एच सी मुखर्जी थे और ये तो इलेक्टेड होके आए थे, लेकिन वह उपाध्यक्ष जो नॉमिनेटेड थे, जिसने नॉमिनेटेड किया था फ्रैंक एंथरिन को किया गया था। ठीक है, फ्रैंक एंथरिन को नॉमिनेटेड किया गया था। सलाहकार कौन थे, ये सबको पता है कि बी एन राव थे। भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे सलाहकार। ठीक है, और क्या, बाकी ऐसी कोई डेट्स हैं नहीं जो इम्पोर्टेंट्स हो, मैंने आपको सब बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंशन इन द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी ऐसी कोई नहीं है, पब्लिक है, रिपब्लिक है, ये सारी क्या है, स्वतंत्रता भारत में दी गई है। मैं आपको पूरा प्रीमेबल पढ़ाऊँगा अभी इसके बाद। द प्रिंसिपल ऑफ द लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑफ द फ्रेटर्निटी इज एडॉप्टेड ऑफ द फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, फ्रांस से लिया गया है। तो क्या है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये किससे लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। सो हमने आयरलैंड से क्या लिया है, हमने आयरलैंड से लिया है, जैसे DPSP बता सकते हो। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नामकरण। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नामकरण। और राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली, प्रेसिडेंट चुनाव प्रणाली, राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली। और जैसे सब समवर्ती सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया, संयुक्त बैठक हो गया, कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची हो गया है और संयुक्त बैठक हो गया जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य बता देते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए, USSR से लिए गए। जैसे मौलिक अधिकार हो गए हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, USA से लिए गए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। सांसद प्रणाली, जैसे से हमने क्या लिया, यूनाइटेड किंगडम से सांसद प्रणाली ली गई है, सांसद की प्रणाली। सांसद की प्रणाली हो गया। और दूसरा हमने ये लिया है कि इसमें एकल नागरिकता है, कि हर किसी के पास एक ही नागरिकता होगी। Who among the following was the secretary of the Constitution Assembly? अभी बताया, सेक्रेटरियर मतलब उपराष्ट्रपति किसे चुना गया, HVR अयंगर को। सेक्रेटरियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन है, HVR अयंगर को बताया गया है। और SC मुखर्जी थे, अरे नहीं, गलत सही है। सेक्रेटरियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो HVR अयंगर को बनाया गया, SC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये पहले उपाध्यक्ष थे और यहाँ पे क्या हुआ था, ये इलेक्टेड थे, ये याद रखना बस। ठीक है। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। ठीक है। So the Constitution of India adopted the 26 November 19 the Constitution of the Preamble, 395 articles and the dash schedules.
सो देखो जब कितने थे 8 शेड्यूल थे, अभी भी क्या है 395 ही आर्टिकल है, लेकिन उसमें ना पार्ट्स जुड़ गए हैं। तो आर्टिकल्स अगर पूछेगा ना तो वो 395 ही होगा, लेकिन उसमें पार्ट्स जुड़ गए हैं, जैसे पार्ट ए हो गया है, 91A हो गया है, 61A हो गया है, तो ये सब जुड़ गया है। तो इस हमारे आर्टिकल्स तो 395 ही हैं, और शेड्यूल कितने हैं 8 थे जब, और अब कितने हो गए 12 शेड्यूल हो गए, इसमें 4 शेड्यूल जोड़ दिए गए। तो मैं आपको चारों शेड्यूल बता देता हूँ। जैसे नोवा कब जोड़ा गया, 10वां, 11वां, 12वां। तो अभी देखते हैं, मैं आपको ना इसको ट्रिक से याद कराता हूँ। देखो नोवा संविधान, भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा, तो भूमि सुधार हमसे नहीं हो पाएगा, तो भूमि सुधार के लिए आया था, भूमि सुधार के लिए आया था ये संविधान संशोधन। और ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। यहाँ पे लिख देता हूँ रीज़न, और नंबर कौन सा था इसका, यहाँ पे रीज़न हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, किस लिए आया था बता दिया है। भूमि सुधार हमसे नहीं होगा 51 में आया, और ईयर बता देते हैं यहाँ पर कब हुआ पहला संविधान संशोधन, 1951 में हुआ। ठीक है। दूसरा, 10 बहाने करके ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल, दल बदल, दल बदल कानून, जो पार्टी बदल लेते थे उनके लिए आया था ये दल बदल कानून। तो ये कब आया था, 1985 में आया था। ठीक है। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है। 11वां पंचायती राज से संबंधित था, ये पंचायती राज से संबंधित था। और ये कौन सा 92वां संविधान संशोधन था, नहीं 92वां संविधान संशोधन था, 92 में तो ये किया गया था, राइट। सो इसकी थी एग्जैक्ट डेट पूछता है इसमें, 24 अप्रैल 1993। और 12वें का था जिसमें क्या था, इसमें था कि नगर पालिका से जुड़ा था, नगर पालिका से जुड़ा था। और ये कब आया था, 1 जून 1993 में आया था। ठीक है। और जो कि इसका संविधान संशोधन कौन सा था ये भी तो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है। मैंने आपको सारे बता दिए कि पहले कितने आर्टिकल रहे, और देखो पहले कितने आर्टिकल रहे, कितने, और अभी भी इतने ही आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल्स थे, अब कितने 4 शेड्यूल इसमें और जोड़ दिए गए, तो 12 शेड्यूल हो गए। ठीक है। ये मैं आपको बाकी जो शुरू के हैं ना 1 to 8, ये भी मैं आपको ट्रिक से याद करा दूँगा, अभी देखते जाओ। ये भी मैंने ट्रिक से याद करा दिया ना। भूमि सुधार हमसे नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा, ना हो गया, 10 बहाने करके ले गए दिल, बाकी पंचायती राज से संबंधित है, 12वां 11वां ये तो साथ में ही है। और 73 74 का 24 अप्रैल 1993, 1 जून 1993 को लागू हुआ। मैं टूर बांध इज सिचुएटेड ऑन द बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मैं अपने हाथ से लिखूँगा सब कुछ अपने हाथ से लिखूँगा, जिससे आपको याद होए और आप भी थोड़ा मेहनत करें अपने हाथ से लिखने के लिए। तो मैटूर बांध कहाँ पर है, पहली बात तो ये कहाँ पर है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है भैया। कावेरी नदी कहाँ पर है, पहली बात ये कहाँ पर बहती है, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये बहती है, ये पता चला। कितनी लंबी है, 760 किलोमीटर की है ना। इसका तेलुगु में इसका नाम क्या लिखा हुआ है ना, तेलुगु साहित्य में इसका नाम क्या है, पुनानी कहते हैं इसको, तेलुगु साहित्य में इसका नाम क्या है, पुनानी कहते हैं। और इसकी जैसे सहायक नदियाँ भी होती हैं, ये सारा मिट रहा है बार बार। ठीक है। इसकी सहायक नदी हो गया भवानी, हो गया शिमशा, हो गया हेमवती, हो गया भवानी हो गया, शिमशा हो गया, भवानी हो गया, शिमशा हो गया, हेमवती हो गया, भवानी, शिमशा, हेमवती। कृष्णा की लंबाई पता है 1465। वैगई बांध इस पर भी वैगई बांध बना हुआ है, वैगई डैम है, इस पर ही वैगई बांध बना हुआ है। ठीक है। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है। पैरियर अभी मैंने पढ़ा है ना, पैरियर कहाँ पे पड़ता है, केरला में पड़ता है, केरल में पड़ता है। और इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, मुल्ला पैरियर बांध है, इस पर मुल्ला पैरियर बांध है, जो कि क्या है, ये केरला और तमिलनाडु के अंदर है। मतलब कि मुल्ला पैरियर बांध जो है, जो कि केरला और तमिलनाडु के दोनों के अंदर है। ठीक है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की, बात कर लेते हैं। तो कृष्णा नदी क्या है, इस पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, सॉरी नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, सागर बांध है जो कि किस पे बना हुआ है। ठीक है। नागार्जुन सागर बांध है जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है।
बस चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ कोलारू लेक लोकेटेड। सो कोलारू झील कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कोलारू झील कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। और जैसे कर्नाटका में कौन सी झील आती है? लिंगम बूदी। लिंगम बूदी झील जो कि कहाँ है? कर्नाटका में पड़ती है। अब मैंने बताया केरला का बेम्बनाड झील होती है, बेम्बनाड झील बोल सकते हैं। और पुलिकट हो गया, ये तो क्या है? कोलारू झील हो गया, यहाँ पर क्या है? पुलिकट हो गया। पुलिकट झील कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ती है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक से याद कर देता हूँ। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। खारे पानी पिएगा तो चिल्ला उठेगा, तो चिल्ला से याद रहेगा चील का। खारे पानी की, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? चील का है, लेकिन ये तो भारत में है। अगर विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी बोलेंगे? कैस्पियन सागर हो गया। क्या हो गया? कैस्पियन सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, ठीक है। अगर पानी की बात करें तो मीठे पानी की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि बुलर झील है। बुलर है जो कि कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। अच्छा काट रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। और वर्ल्ड में अगर मीठे पानी की बात करते हैं जो कि सुपीरियर झील है, जो कि कहाँ पर है? सुपीरियर, सुपीरियर झील कहाँ पर है? सुपीरियर हो गया, ईरी हो गया, मिशिगन हो गया, सारी कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। सुपीरियर झील है जो कि अमेरिका के अंदर है, ठीक है। चलते हैं आगे, बता दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लीपू लेक पास लोकेटेड। सो लीपू लेक, आप मैं आपको दर्रे बता देता हूँ जो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। सो लीपू लेक, लीपू लेक दर्रा कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है ना? जैसे सिक्किम का मैं बताता हूँ, सिक्किम का हो गया नाथुला हो गया, नाथुला, नाथुला दर्रा, 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 ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ पे पड़ता है? नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में जैसे रोहतांग दर्रा हो गया, रोहतांग हो गया है, शिपकिला हो गया है, शिपकिला, शिपकिला दर्रा हो गया है, बारालच्चा हो गया है, बारालच्चा हो गया जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उत्तराखंड में जैसे नीति हो गया, माना हो गया, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। जैसे नीति पास हो गया है, माना पास हो गया, माना हो गया, नीति हो गया, माना हो गया, कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। बोमडीला हो गया, यांगयाप हो गया, दीपू हो गया, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है क्या? बोमडीला हो जाता है, जैसे बोमडीला, बोमडीला हो गया है, यांगयाप हो गया है, यांग याप हो गया, बोमडीला हो गया, यांगयाप हो गया, दीपू हो गया, जो कि कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। जोजिला दर्रा सबको पता है, जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। खाटुल्ला पास भी बताया गया है, तो खाटुल्ला पास क्या होता है? लद्दाख और सियाचिन को जोड़ने वाला है। और फोटुल्ला पास भी होता है जो कि लेह और कारगिल को जोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सो धन विधायक कहते हैं, मनी बिल, मनी बिल किसे कहते हैं? धन विधायक को कहते हैं। ये तो मनी बिल हो गया, 110 हो गया। फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल कौन जारी करता है? ये 117 हो गया, वित्त मंत्रालय। बजट, बजट, बजट क्या है? बजट, बजट कब आता है? 1 फरवरी। और आर्टिकल क्या है? 102 है इसका, ठीक है। अब बता दें इसके बारे में, तो नहीं पेश किया। सो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। तो षणमुखम, षणमुखम शेट्टी, षणमुखम शेट्टी ने पेश किया, षणमुखम शेट्टी ने पेश किया। और ये कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 में। तो स्वतंत्र भारत का था, लेकिन गणतंत्र भारत का भी तो पेश किया गया होगा, जो कब पेश किया गया था? 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950 को किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जॉन मैथाई, मैथाई, जॉन मैथाई ने पेश किया। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने पेश किया था, ठीक है। और भारत का पहला बजट तो कैनिंग के समय आया था, और 1860 में आया था, जिसने किसने पेश किया था? और विड्रो विल्सन के द्वारा पेश किया गया था 1860 में, 60 में कैनिंग के समय आया था, ठीक है। और बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? जो कि इंदिरा गांधी थी, 1917 में, सबको पता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेना, वीडियो को रोक के आपने आप लिख लेना, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो बैंकर्स ऑफ द बैंकर्स भी है। आरबीआई प्रिपेयर्स ऑफ द एनुअल बजट, नहीं अभी मैंने बताया एनुअल बजट कौन पेश करता है? सो आरबीआई द बैंकर्स ऑफ द बैंकर, गवर्नमेंट का हो गया। आरबीआई द कस्टोडियन होता है फॉरेन करेंसी का, सही बात है, तीनों ही बात सही है। तो आरबीआई, आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1934 के एक्ट से होती है। कब होती है? 1 अप्रैल को होती है 1935 में। 1935 में कहा था इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, कोलकाता में था, लेकिन जब 37 में इसको क्या कर दिया गया था? मुंबई में लेकर आ गए थे, ठीक है। कब? मुंबई में लेकर आ गए थे, ठीक है। और 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हो जाती है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और इसमें क्या थी? 5 करोड़ मुद्रा से स्टार्ट किया गया था, 5 करोड़ मुद्रा से ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे जब इसकी स्थापना हुई थी? जो कि ऑसबॉर्न स्मिथ थे।
पहले इसके गवर्नर कौन रहे हैं? ऑसबॉर्न स्मिथ रहे हैं, ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द लेंस इज यूज टू करेक्ट एस्टिग्माटाइज। सो एस्टिग्माटाइज किस सही करने के लिए कौन सा लेंस क्या होगा? सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ होता है इसमें एस्टिग्माटाइज में, ठीक है। और क्या होता है इसमें? सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ होता है, जैसे कॉन्केव लेंस किस लिए होता है? जैसे मायोपिया हो जाता है जिसे, है ना, मायोपिया में यूज़ किया जाता है। हाइप्रोमेट्रोपिया तो इसमें क्या होता है? शॉर्ट साइटनेस कहते हैं इसको, शॉर्ट साइटनेस मतलब कि पास का तो दिख रहा है, मतलब दूर का नहीं दिख रहा है। और इसमें कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, अंदर से थोड़ा सुकड़ा सा होता है, ऐसा होता है कॉन्केव लेंस, है ना। और कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, बीच से थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसा लेंस यूज़ करते हैं इसमें। और इसमें शॉर्ट साइटनेस होता है, मतलब कि पास का तो दिख रहा है आपको, निकट का तो दिख रहा है, पर दूर का नहीं दिखेगा। और इसमें लॉन्ग साइटनेस होता है, लॉन्ग साइटनेस होता है। तो इसमें क्या होगा, आपको दूर का तो दिखेगा लेकिन पास का नहीं दिखेगा। तो इसमें कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो बाईफोकल लेंस कब यूज़ करते हैं? जब जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष मतलब कि ना तो पास का दिख रहा है ना तो दूर का दिख रहा है, मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं तब वो स्थिति आती है लेंस यूज़ करने के लिए। साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल थ्रू। सो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। देखो वैक्यूम की स्पेलिंग पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, इसमें डबल सी नहीं है, डबल यू है, ठीक है, वैक्यूम। सो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगा, तो सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है। ये होता है साउंड का बाइफर्केशन। तो सॉलिड में बात करते हैं, सॉलिड में सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल करता है? तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम हो गया है, फिर निकेल हो गया, फिर स्टील में ट्रैवल करता है। और इसमें मीटर पर सेकंड में भी स्पीड भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो साउंड की स्पीड क्या होती है? पहली बात तो साउंड की स्पीड लाप्लास ने बताई थी, जो कि कितनी थी? 332 मीटर पर सेकंड। किसने बताई थी? लाप्लास ने बताई थी। और यहाँ पे क्या है, इसकी क्या है, 6420 हो गया है, यहाँ पे 6040 हो गया है, और 5960 हो गया है। कितना? 6420 मीटर पर सेकंड में है सारी, ठीक है। और 6040 मीटर पर सेकंड, और इसकी हो जाती है 5920 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर लिक्विड में बात कर लेते हैं, लिक्विड में क्या होते हैं? दो चीज़ों में होते हैं, एक तो समुद्री जल में हो गया, समुद्री जल, और दूसरा आसुत जल, आसुत जल, ठीक है। आसुत जल मतलब जिसे डाइल्यूट एसिड कहते हैं, डाइल्यूट जल कहते हैं, ठीक है। और इसमें कितनी होती है? इसमें होती है 1531 मीटर पर सेकंड, और इसमें होती है 1498 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और गैस आ जाता है, गैस में तो नाम के बराबर ट्रैवल करती है, लेकिन हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा करती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1 से 30 तक तत्व बताऊंगा, जो आपकी जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी याद करा दूंगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे मैं आपको याद कराऊंगा। 30 तक याद कराऊंगा, जो पूछे जाते हैं 30 तक ही पूछे जाते हैं, और रेलवे में तो भर भर के पूछे जाते हैं। हीलियम, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। तो हाइड्रोजन में कितनी होती है? 1284 मीटर पर सेकंड होती है, और हीलियम में कितनी होती है? 987 मीटर पर सेकंड। सो मैलिक एसिड इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन। सो मैलिक एसिड सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो मैलिक एसिड पहली बात तो एप्पल में, सेब में, इन सब में पाया जाता है। टार्टिक एसिड, अरे टर्मरिड में क्या पाया जाता है? टार्टिक एसिड पाया जाता है। अब जैसे नारियल में बात कर लेते हैं, जैसे नारियल हो गया, नारियल में कौन सा? लोरेसिक एसिड पाया जाएगा, लॉरिक एसिड हो गया, और घास में बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड हो जाता है। और नींबू में बात कर लेते हैं, जैसे लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। सिरके में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, जिसे क्या कहते हैं? CH3COOH, जिसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। मधुमक्खी में या चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी में या फिर चींटी में कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? मैथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मैथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जिसको मैथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। बाकी तो और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड। अगर क्या होता है, खून का थक्का जम जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कॉग्लुटेशन कहते हैं। खून के थक्के को जमने को क्या कहते हैं? कॉग्लुटेशन कहते हैं। और ये किसकी वजह से जमता है? विटामिन के की वजह से जमता है, विटामिन के की वजह से बनता है। और ये कैल्शियम हेल्प करता है खून का थक्का जमने में, कैल्शियम विटामिन हेल्प करता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये कब होता है? जब प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं, तब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। हीमोफीलिया जब रक्त का थक्का नहीं जमता है,
रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब रक्त का थक्का नहीं मिलता है हीमोफीलिया हो जाता है, और होमोफोबिया हो गया है, होमोफोबिया हो गया है। होमोफोबिया उसको कहते हैं जिसको डर लगता है रक्त से, खून से डर लगता है, जिसको कहते हैं होमोफोबिया। तो ये क्लास हमारी, ये हमने बहुत छोटी क्लास ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कम कंटेंट पढ़ा है, हमने बेशक कम क्वेश्चन किया है, लेकिन उनका पोस्टमार्टम बहुत तगड़ा किया हमने। तो ऐसी ही क्लास लेने के लिए मुझको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।